Dear students, before I start, I am very grateful to all my viewers who are watching me online एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल 2 का ये प्रैक्टिस पेपर 2 होने वाला है। डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे 25 आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का सेट है, ये सेट 2 है। 1 अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, वीडियो अंत तक देखा करिए। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं जो पूरे चैप्टर को कवर करता है। चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो पहली बार में भी इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यू शुड रिलाई, यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करना है। आपको समझना है जो सिलेबस में वही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। सिलेबस यूनिट 1 में प्रेपोजिशन है रिलाई योर ओन एफर्ट्स, मतलब इसमें हमें प्रेपोजिशन मतलब फिलअप करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। यहाँ पर ओवर है, इन है, ऑन है और टू है। मैं आपको बता दूं रिलाई जहाँ कहीं भी वर्ड आएगा ना तो रिलाई के साथ ऑन यूज करना है, रिलाई ऑन। ठीक है ना, रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। यू शुड रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट्स, आपको अपने खुद के प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद डेंजर बोल रहा है कि विद डेंजर खतरे के साथ, डोर यू कैन नॉट सिट आइडल, मतलब खतरा अगर हो दरवाजे पर तो आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। तो बोल रहा है कि विद डेंजर एट द डोर, यहाँ पे एट हमेशा डोर के साथ एट लगाना ज़्यादा सही रहता है। तो विद डेंजर एट द डोर। सर्टेन प्रपोजिशंस फॉलो होते हैं। प्रपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रपोजिशंस। उसके बाद आपको कुछ सर्टेन यूजेस पढ़ने हैं, कहाँ किस प्रपोजिशन का यूज करना है। और अंतिम ऑप्शन ये ध्यान देना है कि कुछ प्रपोजिशंस प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, सर्टेन वर्ड्स फॉलो होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दिया करिए। जैसे एट द डोर यहाँ पे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अंडरलाइन वर्ड के लिए इसमें बोला गया है कि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। क्वेश्चन फ्रेमिंग आपके सिलेबस में है। इस अंडरलाइन वर्ड एग्स के लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग करना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए आप ध्यान दीजिए, आई हैड एग्स ना, तो ये पास्ट टेंस की बात की गई है ना, तो पास्ट टेंस में ही आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी होगी। हर एक सेंटेंस में थोड़ा बहुत एरर है। जैसे व्हाट डू यू हैव, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आ गया। व्हाट यू हैड, इसमें फ्रेगमेंट ग्रामेटिकल एरर है। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ये ऑप्शन सही है। व्हाट यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें भी एरर है। ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से रिलेटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई मेट रवि एस्टरडे, यूज क्वेश्चन फॉर अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है रवि के लिए। तो रवि के लिए आप क्या यूज करेंगे? व्हेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हु मेट एस्टरडे, ये दूसरे सेंस में लेके जा रहा है, मतलब आप किससे मिले कल, तो मतलब कि whom did you meet yesterday, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, बाकी सब डिस्ट्रैक्टर्स हैं, आपको बहकाने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आता है हमसे पूछा करिए। आई एम विद यू ऑल द टाइम टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते, अच्छे से समझते हैं तो कोई फेल नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसकी ज़रूरत हमें जीवन पर्यंत है। 17 घंटे ज़रूरत है हमारे 24 घंटों में से। आप इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो जीवन भर इसे ध्यान देंगे। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बोलने का स्किल, आप अच्छा बोलने में रहेंगे तो आपको अच्छा पद, गरिमा, हर चीज मिलेगी, है ना। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है विच सेंटेंस इज करेक्ट, राइट, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए इसमें लेस्ट का यूज हाईलाइट किया गया है, मतलब लेस्ट का यूज आप अगर जानते होंगे तो कंजंक्शन का ये चैप्टर का क्वेश्चन है। लेस्ट का मतलब एक निगेटिव वर्ड होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, इसका मतलब होता है। तो जब लेस्ट का यूज होता है तो नॉट नहीं लगता है, यही लड़के यहाँ से गलतियां करते हैं। तो जब लेस्ट लगा है ना तो नॉट वाला सेंटेंस गलत हो गया, तो क्वेश्चन बी इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। मेक हैस्ट लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस द ट्रेन, कि आप ट्रेन मतलब मिस कर दो, बोथ आर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, आपका कम समय लेते हुए मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अंत तक देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं मैंने वीडियो में बताया है, जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो कंजंक्शंस मेनली 2 प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनको भी आगे सब पार्ट्स में बांटा गया, वो मैंने बताया है। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया कि इसमें से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें 2 क्लॉज हो, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है।
और उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन, उसी को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो सो डैट भी दो क्लॉज को जोड़ने के लिए काम आता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेटिंग एक और एक प्रिंसिपल हो सकता है। एज इफ भी दोनों को जोड़ने का काम आता है, बोथ ए एंड बीज होगा, ईदर और दूसरा टाइप का कंजंक्शन है। ठीक है ना, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। दोहराइए कंजंक्शन मैंने अच्छे से समझाया भी है, उसको जाकर के देखिए। 7 देखिए क्या है। 7 में हमको बताना है कि नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स प्रेजेंट। ये देखिए टेंस का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। ये 3 चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा तैयार कर लीजिए। वाक्य का जो करता है उसके क्रिया से, उसके वर्ब से एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्लियर करेंगे कि ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में, फिर वहां पे वर्ब सप्लाई करेंगे इन चारों में से कोई एक। नाइदर द प्रिंसिपल, ना ही प्रधानाचार्य, नॉट द टीचर्स, ना ही अध्यापक लोग, मतलब यहाँ पे टीचर्स में एस लगा है, मतलब प्रेजेंट उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए अब आपको ये ध्यान देना है कि ये पूरी बात सिंगुलर की हुई कि प्लूरल की हुई। तो यहाँ पे जो जब इस तरह के नाइदर से जब सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए ना, तो दोनों सिंगुलर हो तो सिंगुलर मान लीजिएगा यहाँ पर वर्ब, लेकिन अगर उसमें से जो बाद में आया है वो अगर प्लूरल में हो तो इसके साथ हमें वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में लाना है। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, है ना, आर प्रेजेंट, है ना, यहाँ पे आर प्रेजेंट होगा कि उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा चीजों को समझिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट एरर पूछा गया है, ये भी टेंस से रिलेटेड चैप्टर है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की दोनों के लिए बोला गया है कि खाली स्थान है, गिवन अ चांस टू स्पीक, मतलब हर एक लड़के और हर एक लड़की को बोलने का मतलब एक चांस दिया गया, अवसर दिया गया। तो यहाँ पर बोलो कि आप ये पूरा मिल करके सिंगुलर है कि प्लूरल है, तभी तो इज एम आर वॉज वर्ब में से कौन सा लेके आओगे जान पाओगे। तो एवरी बॉय और एवरी गर्ल अगर इससे जोड़ा जाता है तो एवरी जहां कहीं भी आता है, मैं कई बार बोला हूं, एवरी लग जाने से ये भले ही सेंस प्लूरल का दे रहा है, कई लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये माना जाता है एक वचन, अकेला इसे माना जाएगा। तो इसके साथ बोलेंगे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, उसके बाद वॉज गिवन अ चांस टू स्पीक, है ना, उनको क्या बोलने का अवसर दिया गया, तो यहाँ वॉज होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जो बहुत कम समय के लिए रुकने वाली चीज होती है, जैसे कि उसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीजें कोई हो तो उसे ट्रांजिटरी बोलते हैं, या इफेमेरल इसमें एक वर्ड है, ट्रांजिटरी वर्ड तो इसमें नहीं है। स्मॉल, शॉर्ट, ये आपके लिए डिस्ट्रैक्टर्स हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ऐसा कोई व्यक्ति जो गलतियां ना करे और रॉन्ग ना हो, गलत ना हो कहीं पे, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, इनफॉलिबल बोलते हैं। जो दोज हु डोंट कमिट मिस्टेक, राइट, ऐसे लोग जो गलतियां नहीं करते उसे इनफॉलिबल बोलते हैं। इनडेलिबल मतलब अमिट, जो ऐसा निशान जो मिटे ना। ठीक है, इनएविटेबल मतलब श्योर टू हैपन, जो घटित होना, श्योर हो, निश्चित रूप से घटित हो, उसे इनएविटेबल बोलते हैं। उटोपिया मतलब इसे हम राम राज्य कहते हैं, जैसे कहते हैं ना देयर इज यूटोपिया इन द कंट्री, यानी कि राम राज, मतलब कि एवरीवन इज इन, कह सकते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सब लोग सुख चैन से हैं, तो उसे उटोपिया या राम राज्य कहेंगे। तो उटोपिया भी इसका मीनिंग नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो मैंने सर्कल किया वो है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज नो प्रीफिक्स एडेड, इसमें कौन सा एक वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स ऐड नहीं हुआ है। बिल्कुल देखिए ऐसा ही पेपर आने वाला है, ये मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट के तरीके से हम लोग लगभग 30 से अधिक सॉल्व करेंगे परीक्षा के दिन तक। पहला है इनसिक्योर, इसमें इन प्रीफिक्स किया गया है। दूसरा है इम्प्रॉपर, प्रॉपर शब्द में आई एम जोड़ा गया है, तो ये सब प्रीफिक्स हैं। पहले जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हीं को प्रीफिक्स कहते हैं। डिसऑर्डर में ऑर्डर में डिस जुड़ा हुआ है, डिसऑर्डर। ट्रांजिशन में कुछ नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है। सफिक्स आई टी वाई अगर कहीं लग जाता है, मतलब शब्द के अंत में जो शब्दांश आई टी वाई जुड़ जाता है, तो गिव्स द मीनिंग ऑफ, जो वो अर्थ देने लगता है, किसका, आदत का नहीं। इंगेज्ड इन समथिंग, ये भी नहीं। द स्टेट और कंडीशन ऑफ मतलब किसी की स्थिति या दशा को बताने लग जाता है, जैसे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये सब चीजें है ना। पोजीशन हेल्ड भी नहीं होगा इसका आंसर। चलिए आगे आते हैं।
गिव द एंटोनिम ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान। अपमान का हम कौन सा इसमें से एंटोनिम ढूंढ पा रहे हैं, उल्टे अर्थ वाला, विपरीत अर्थ वाला शब्द। तो अपमान का मतलब प्रेज, प्रशंसा करना। बाकी प्रमोट और डिसरिगार्ड, स्कॉर्न, तो ये सब इसी से मिलता जुलता है। ये सिनोनिम हो सकता है स्कॉर्न और डिसरिगार्ड, लेकिन इसका एंटोनिम प्रेज होगा, है ना। प्रमोट मतलब पदोन्नति, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जैसे ना जो पारदर्शी न हो, अपारदर्शी, तो इसका उल्टा पूछा गया एंटोनिम, तो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। बाकी तो एक बहकाने के लिए दिया गया ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सत्य। स्लो, क्विक, इससे कोई लेना देना नहीं, ये सही है आपके लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव कौन होता है भाई? जो भगोड़ा, जो युद्ध वगैरह से भाग जाए, शत्रु या कोई अटैक करे तो धीरे से निकल ले चुप्पे से, उसी को बोलते हैं स्केपिंग। स्केपिंग मतलब बच निकलना, भागना, उसी को मतलब सिनोनिम पूछा गया, इसी से मिलता जुलता। तो फ्यूजिटिव ही स्केप करते हैं, भागते हैं, तो अक्सर स्केपिंग इससे मिलता जुलता है। वेन मतलब झूठा, व्यर्थ, जैसे आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट इट ऑल वेंट इन वेन, मतलब यह व्यर्थ चला गया। नोविस मतलब नौसिखिया, जैसे कार चलाना आप नहीं जानते, नया नया चला रहे हैं तो फिर नौसिखिया कहे जाएंगे। वीक, वीक का मतलब कमजोर, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिनोनिम का अगेन होने वाला है। स्टेन। स्टेन मतलब दाग, धब्बा, निशान होता है। इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? एबुंडेंट मतलब प्रचुरता होती है, पर्याप्तता, प्लेंटी। इसका और भी शब्द मैं बता दूं, प्लेंटी, सफिशिएंट, एम्पल, ये सारे वर्ड्स हैं ना एबुंडेंट के इसके मीनिंग में। तो ये तो नहीं सेंस दे पा रहा है, गलत है ये। हम्बल मतलब विनम्र, ये भी नहीं है, स्टेन से मिलता जुलता। ब्लेमिश किसी को दोषी बनाना, स्टेन धब्बा निशान लगाना, वही सारी चीजें हो गई। प्यूरिफाई पवित्र करना, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके लिए क्लियर है, ऑप्शन सी। चलिए 17 देखते हैं। विच ऑफ द बेलो ऑप्शंस, मतलब नीचे के जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4 ना, इनमें से कौन सा इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने जा रहे हो तो उसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है? सिंप्लिसिटी तो होनी ही चाहिए आपके बिजनेस लेटर में, बिल्कुल। रेलिवेंस, तर्क संगत होना चाहिए, बिल्कुल। कंप्लीटनेस, हर साइड से, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल साइड से आपका लेटर कंप्लीट होना चाहिए, वहां पे इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। इनवेलप, ये एक फर्जी सा एक शब्द इसमें आपको नजर आ रहा है। इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा रहे ना रहे, आजकल तो मेल से भी अटैच करके आपके लेटर्स भेजे जाते हैं, तो इनवेलप मस्ट बी द राइट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे कलेक्ट किए गए हैं, वहां पे तो सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चन को लिखता हूं, पूरा सॉल्व करता हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखा करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। परीक्षा आपके लिए है, मैं मेहनत थोड़ा करता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा बेटर मार्क्स आप ले पाएं और कम्युनिकेशन स्किल, आपके लाइफ स्किल को सुधारे और सारी चीजों को आपको बेनिफिट मिल सके। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दोज दीज डिटेल्स इज नॉट मेंशन्ड इन मिनट्स। मिनट्स में, मिनट्स राइटिंग करते समय कौन सा डिटेल हम मेंशन नहीं करते हैं, ये बात की गई है। देखिए वेन्यू ऑफ मीटिंग, मीटिंग कहाँ होता है ये भी मिनट्स में लिखा जाता है। डेट ऑफ मीटिंग ये तो लिखा ही जाता है, वेरी गुड, इसे भी लिखना है। नेम ऑफ द चेयरमैन ये भी लिखना पड़ता है भाई। भाई जो मेन हेड है जो मीटिंग का, उसका नाम तो रहेगा ही उसमें, पार्टिसिपेंट्स का भी नाम रहता है। लेकिन एज ऑफ द चेयरमैन हमको तो नहीं लगता है कि उसमें सबकी उम्र लिखी जाए। मिनट्स में सारी चीजें नहीं होती हैं, चीजों को समझा करिए। 19 देखिए। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में, एक दफ्तर में, एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट्स हॉरिजॉन्टली विद हिज, मतलब एक दफ्तर में एक कर्मचारी अन्य लोगों से जो है कम्युनिकेट करता है, संदेशों को भेजता, प्राप्त करता है, वो भी क्षैतिज रूप से, मतलब एक सीधी रेखा में। कह सकते हैं कि सुपीरियर जूनियर्स की बात नहीं रहती है, सब लोग इक्वल रैंक के होते हैं, उसी को हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कलीग्स ही तो हो सकते हैं जो आपस में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कलीग्स ज्यादा ऑप्शन सही होगा आपके लिए। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड का मतलब नजरअंदाज कर देना चाहिए, इंक्लूड नहीं करना चाहिए, सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जब भी आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो पोलाइट वर्ड्स तो इस्तेमाल करोगे ही। फॉर्मल वर्ड्स मतलब औपचारिक नियमों को, जैसे ये भी रूल रेगुलेशंस कर्टसी को ही तो फॉर्मेलिटी कहा जाता है, फॉर्मेलिटी तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, ठीक है।
क्लियर डिटेल्स ये भी रहता है। हमको आपको बता दूं कि एब्रीविएशंस नहीं होता है। जब भी आप लिखते हैं ना बिजनेस लेटर तो कोशिश करते हैं एब्रीविएशंस ना हो। एब्रीविएशंस का मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम लिख दें तो इसका मतलब पोस्ट मेरिडियन भी तो हो सकता है। तो कंफ्यूजिव वर्ड्स नहीं डालने हैं जिसको एब्रीविएशंस कहते हैं। एब्रीविएशंस बिजनेस लेटर में ना रखिए तो बेहतर है, इसे अवॉइड करना चाहिए, ये नियम है ना। 21 दिया गया कि द डॉक्यूमेंट दैट हैज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ चीजों का सूची हो, जैसे मतलब सूची बना हो ऑफ द थिंग्स टू डिस्कस, जैसे ऐसी चीजें जिस पर विचार किया जाना है उनका एक लिस्ट बना दिया जाए, और एक्टेड अपॉन जिस पे काम किया जाना है उन चीजों का लिस्ट बना दिया जाए एक मीटिंग के अंदर, एक बैठक के अंदर, उसे क्या कहते हैं। मैं कई बार बोला हूं कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सभी चीजों की सूची बनाई जाए कि बैठक के अंदर किस किस बातों पे विचार किया जाना है, क्या क्या चीजें डिस्कस की जानी है, उसी को तो एजेंडा कहते हैं। इट इज जनरली क्रिएटेड बिफोर द मीटिंग, इसे बिफोर हैंड तैयार किया जाता है, मीटिंग होने के पहले ही हम तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इसको एजेंडा कहते हैं। और मैंने कई बार बताया कि मिनट्स हमेशा मीटिंग के बाद होते हैं, और मिनट्स जो है बाद होते हैं मिनट्स, और पहले जो तैयार किया जाता है रिटन रिकॉर्ड उसी को कहते हैं एजेंडा, है ना। मिनट्स भी मैंने अच्छे से समझाया था कि इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन अ मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या घटित हुआ उसी का लिखित ब्यौरा मिनट्स कहलाता है, बिजनेस लेटर नहीं। रिपोर्ट भी नहीं, ये कहीं ना कहीं से अलग सेंस दे रहे हैं, इसका सही आंसर एजेंडा होगा। थोड़ा सा हमारे सभी वीडियोस को दोहराया करिए आप लोग, क्योंकि मैं बता चुका हूं जो चीजें ना उसको मैं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में नहीं बता सकता। जाकर के प्लेलिस्ट से सबको देख लिया करिए। 22 है अ मेमो शुड बी, ये क्या क्या होना चाहिए, दो शब्द लाना है मेमो के बारे में। मेमो आप समझे रहेंगे तो जरूर इसमें से ढूंढ पाएंगे। देखिए क्या मेमो लेंदी होता है, नहीं, मेमो तो छोटा होना चाहिए, तो ये भी गलत है, पहला आंसर गलत हो गया। डिटेल्ड एंड फॉर्मल, ये डिटेल्ड होना चाहिए, फॉर्मल नहीं। डिटेल्ड होने के लिए रिपोर्ट आपके पास पड़ा हुआ है कि मेमो थोड़ा छोटा होता है, कम शब्दों में चीजों को लिख दिया जाता है। शॉर्ट एंड कंसाइज, ये ज्यादा सही है, बल्कि बर्बस और सक्सटिंट नहीं होना चाहिए। सारगर्भित मतलब बहुत अर्थ समेटे हुए, और बर्बस का मतलब जैसे वाचाल व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुलता, शब्दों की अधिकता होनी चाहिए, नहीं। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट एंड कंसाइज इसका सही ऑप्शन होगा। थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन ना ये कानपुर यूनिवर्सिटी में इस साल पूछा गया है, अभी इसका रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। चीजों को समझिए आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल के सेलेक्ट किए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, एमए वगैरह में इंग्लिश में पूछा गया है। 23 देखते हैं। 23 बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जनरली अगर हम करते हैं, करने जाते हैं, तो विच स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप ये जानना है। तो पहले हमको जहां तक लगता है आपको टाइटल लिखना होता है, टाइटल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप, ये आपका सही आंसर होगा। बाकी इन सब की भी जरूरत होती है, बट दे हैव अ सीक्वेंस टू राइट देम। ओके, आप लोग रिपोर्ट राइटिंग भी मेरा समझिए जो मैंने समझाया है। ओके, आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो है सर्कुलर पे बेस्ड होने वाला है। सर्कुलर आपके सिलेबस में शुड बी रिटन इन, इसे लिखना चाहिए खाली स्थान एंड शुड बी, और यह होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कवरेज ऑफ द कंटेंट्स और मैटर। मतलब सर्कुलर होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए कैसे, किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में नहीं, सेकंड पर्सन में, मैं कई बार बोला हूं सेकंड पर्सन में होना चाहिए, ये भी नहीं, है ना, बता चुका हूं ये सारी चीजें। ये थर्ड पर्सन में होना चाहिए और प्रिंटेड होना चाहिए तो ज्यादा सही होता है, प्रिंटेड या साइक्लो स्टाइल्ड होना चाहिए, आपको ध्यान दीजिएगा। इसे नो फॉर्मेट, भाई फॉर्मेट की तो जरूरत पड़ेगी ही, रिटन इन एनी वे नहीं, ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो आपके लिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही मदद देगा। जो बिल्कुल पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, वो भी पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो से दोहरा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इज अ फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अ टूल एज वेल। मतलब इसमें से कौन सा एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जा सकता है और एक टूल भी है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, कौन सा इसमें से। भाई मीटिंग मिनट्स कोई जरूरी है क्या कि अपने से नीचे के लोगों के लिए ही लिखा जाता है, इसमें तो सबकी बातें जो होती है उसी का रिटन रिकॉर्ड होता है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों हो सकता है। रिपोर्ट्स भी डाउनवर्ड अपवर्ड हो सकते हैं, रिपोर्ट जूनियर सीनियर को भी दे सकता है, बना के सारी चीजें रख सकता है। लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन का फ्लो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक हो, यानी कि अथॉरिटीज से लोअर रैंक होल्डर्स के पास पहुंचे, उसी को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल कम्युनिकेट करे टीचर्स को, या मान लो चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करें
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है ना, अथॉरिटीज ऊपर से नीचे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑफिस ऑर्डर में हमेशा देखिएगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को मैसेज भेजता है, लिख करके संदेश देता है, उसी को ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। ये आंसर आपका सही है, पर्सनल लेटर्स नहीं। बस चीज़ों को समझिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गोल्ड क्लासेस पे हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको बना करके दूं, परीक्षा में आप अच्छे अंक लेकर आएँ और आप अंग्रेजी सीखते रहें। चैनल से जुड़े हैं तो आई एम विद यू टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम, और आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए भी मैं आपके साथ हूँ। आप लोग जुड़े रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, अपने कमेंट करते रहिए। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, पुष्पेंद्र और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, सर डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, कि आप लोग बहुत अच्छा करें, कमेंट करें ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूं और आपको वीडियो दे पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन।